हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीफ्यूल पढ़ना और पढ़ाना। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आपका हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन उठते भी हैं। देखिए, जो हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां हैं और सरकार द्वारा उठाए गए उस पर कदम के बारे में। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की चुनौती। क्योंकि जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ है। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो क्या करती है विकास और रोजगार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र विकास और रोजगार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन सी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है, ठीक, अभी तक कौन कौन सी चुनौतियां इसमें आ रही है उसको हम समझते हैं। इसके अंदर की चुनौतियों के बारे में देखिए, जो सबसे पहले चुनौती को सामना करना पड़ा है एनपीए, हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग असिस्टिक। इसको हिंदी में हम लिखते हैं गैर गैर निष्पादित निष्पादित संपत्ति। ठीक, देखिए एनपीए से किस तरह की चुनौती आ रही है। देखिए एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट होता है। देखिए एनपीए, देखिए जब भारत में कोई लोन लेता है, ठीक, तो अगर उसको 90 दिन के अंदर नहीं चुका पा रहा है तो वो एनपीए के अंदर में आ जाता है। ठीक, भारत में जब कोई लोन 90 दिन से ज्यादा समय लेता है तो वो एनपीए के अंदर में आता है। ठीक, और ये समस्या सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें ज्यादा समस्या को देखा गया है। देखिए, किसी भी लोन को अगर आप 90 दिन के बाद 90 दिन तक नहीं चुकाते हैं तो एनपीए में आ जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा समस्या जो भी देखी गई है सार्वजनिक रूप से देखी गई है। ठीक, यही सबसे ज्यादा समस्या है सार्वजनिक बैंकों में देखी गई है, जो 90 दिन के अंदर बैंक को नहीं चुका। जैसे आप देखते होंगे कि कोई ऋण पे कोई गाड़ी लेके आया, अगर वो 3 महीने चलाया, अगर उसने लगातार 3 महीने तक उसका क्या ईएमआई नहीं भरा। ठीक, लगातार 3 महीने तक अगर कोई ईएमआई नहीं भरता तो क्या करते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं उनकी गाड़ी को खींच के लेके चले जाते हैं किसके अंतर्गत, एनपीए के अंतर्गत। ठीक, तो इससे क्या होता है, जब एनपीए के अंदर कोई गाड़ी चली गई तो ये लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, जो भारत का रोजगार होता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आती है। ठीक, क्योंकि आप भाई गाड़ी लेंगे, उसका अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे, इसका ऋण नहीं भरेंगे तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो एनपीए इसलिए लाया गया था। देखिए, इसके आंकड़े हम देखें तो एनपीए का जो आंकड़ा था 2018 में, ठीक, 2018 में था वो था 11.2%। ठीक, एनपीए का जो आंकड़ा था 2018 में 11.2% था, जो कि अभी के रेट में 2024 में 3.4% हो गया। ठीक, 3.4% के आसपास है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही ज्यादा। ठीक, जो कि एनपीए 2018 में 11.5 के आसपास हो गया था, अभी 3.4 है, लेकिन बहुत ही ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय बैंकिंग की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की चुनौती। देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की चुनौती मतलब कि क्या होता है कि जैसे कोई ऑनलाइन ठगी, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं रूप से ऑनलाइन ठगी। ठीक, बैंकों द्वारा ऑनलाइन ठगी जो बैंकों के रूप में कह रहे हैं, जैसे ग्रामीण इलाके जो है, ग्रामीण इलाकों में अभी जो हमारी डिजिटल बैंकिंग है, जैसे यूपीआई हो गया, कोई भी हो गया, अभी बहुत ही कम पहुंचा हुआ। ठीक, ज्यादा अभी विकसित नहीं हुआ है। ठीक, या जो थोड़ा बहुत विकसित हो तो ऐसे में क्या होता है, जो साइबर वाले होते हैं, ठीक, साइबर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब गांव वालों के साथ स्कैम करते हैं। ठीक, स्कैम ग्रुप में आपसे बोलेंगे कि आपके अकाउंट में एक ओटीपी बताएंगे तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपया भी डिपोजिट हो जाएगा। ठीक, या कहेंगे सर आप 25 लाख रुपए का इनाम जीत चुके हैं, आपको बस कुछ नहीं करना, बस ये क्राइटेरिया फॉलो करना ही, आपको सबसे पहले सिक्योरिटी जमा करना होगा। ठीक, आपसे बोलेंगे 25 लाख जीत गए, आपको सर 10% सिक्योरिटी जमा करना, अगर आपके पास 10% नहीं रहेगा तो आपको बोलेंगे 2% दीजिए, तो इससे उन लोगों को 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करते हैं, आपको सिक्योरिटी जमा कराने के लिए बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप साइबर ठगी में आ जाते हैं और अपने 50,000 रुपये गंवा देते हैं। तो उसी को रोकने के लिए डिजिटल, जो सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की चुनौती है, और इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है अभी मैं आगे बताता हूँ। ठीक, तो देखिए जो तीसरा चुनौती है बैंकिंग का, वो वित्तीय समावेशन की कमी। देखिए, जो ग्रामीण और अर्धशहरी इलाके होते हैं, ठीक, उनमें क्या होता है, जो बैंकों की सिस्टम है अभी भी बहुत ही सीमित है। जो बैंक अकाउंट है अभी भी बहुत सीमित है। कहाँ पर, जो ग्रामीण इलाका हो गया। ठीक, जो ग्रामीण इलाका हो गया और कुछ होते हैं अर्धशहरी, ठीक, जो आधा गाँव होते हैं आधा शहरी होते हैं। ठीक है, तो जो ये इलाके हो गए, इन लोगों में भी क्या हुआ है, जो बैंकिंग सिस्टम है वो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई। ठीक, एक आंकड़ा आया था 2024 में, 2024 में आंकड़े में क्या था कि सिर्फ 66% भारतीयों के पास बैंक अकाउंट है। ठीक, सिर्फ 66% भारतीयों के पास अपना पर्सनल बैंक अकाउंट है। ठीक, तो जो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है वित्तीय समावेशन की कमी, जिसके कारण क्या होता है कि 66% भारतीय के पास अभी बैंक है, मतलब अभी भी 34% ऐसे हैं जिनके पास बैंक नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जब इनके पास बैंक नहीं रहेगा तो
ये लोग ट्रांसैक्शन नहीं कर सकते, अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते, तो इससे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक, तो जो ये है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। ठीक, अभी 66% 2024 के आंकड़े में था कि जो 66% भारतीय ऐसे हैं जिनके पास अपना बैंक अकाउंट है। ठीक, तो इसी तरह की चुनौती भारत सरकार को झेलना पड़ता है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को। आइए हम जानते हैं कि जो भारतीय सरकार जो आरबीआई है, और इसके ऊपर कौन सी कदम उठाए हुए थे। जो ऑनलाइन ठगी हो गया, वित्तीय समावेशन की कमी हो गया, इसको रोकने के लिए सरकार ने कौन से प्रयत्न किए हुए हैं, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। देखिए, जो आरबीआई और भारत सरकार ने इसके लिए कदम उठाया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया एनपीए के समाधान के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, नॉन परफॉर्मिंग असेट के समाधान के लिए क्या किया है। देखिए, भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर 2016 में एक नया कानून लाया जिसको बोला गया आईबीसी, जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट। ठीक, बैंकरप्ट कोड 2016 में लाया गया। ये क्यों लाया गया था? ये कानून लाया गया था जो कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर होते हैं, तो उनके लिए लाया गया था जो कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो जो डिफॉल्टर होते हैं उनके लिए कानून लाया गया था, जिसके आईबीसी क्या करती है, जो डिफॉल्टर होते हैं उनसे तेजी से उनका ऋण लेती है। ठीक, जो डिफॉल्टर होते हैं उनके लिए लाया गया था और उनसे जबरदस्ती ऋण लेती है। तो ऐसे में आईबीसी ने भी पिछले साल 2023-24 में 4000 प्लस मामलों को निपटाया थी। जो इम्पोर्टेंट 4000 प्लस मामलों को निपटाया, जिसमें क्या किया, आईबीसी ने आरबीआई को 3 लाख करोड़ से अधिक, ठीक, 3 लाख करोड़ से अधिक का एसेट प्रदान किया। ठीक, आईबीसी ने 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। क्या करती है, जो कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर होते हैं उनको में तेजी लाती है, उनका जो पैसा होता है उनसे वसूलती है। ठीक, ऐसे में आईबीसी ने 2024 में 4000 प्लस मामलों को देखा था, जिसमें जो सबसे प्रमुख है भूषण स्टील है। आपने भूषण स्टील का नाम तो सुना ही होगा। ठीक, भूषण स्टील और एस्मार स्टील। ठीक, इन दोनों को स्टील के बारे में आपने सुना ही होगा भी, जो हाल ही का केस है। ठीक, इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन देखिए इसके साथ क्या हुआ था कि 3 लाख करोड़ का जो असेट था आईबीसी ने आरबीआई को दिया। ठीक, वसूल कर आईबीसी ने 3 लाख करोड़ का असेट आरबीआई को प्रदान किया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है भूषण स्टील और स्मॉल स्टील है। ठीक है, देखिए दूसरा कदम क्या उठाया, मर्जर ऑफ बैंक। मर्जर ऑफ बैंक में क्या किया था, आरबीआई ने 2017 से लेकर 2020 तक 10 जो बैंक थे, 10 बैंकों को विलय किया। ठीक, 10 जो पब्लिक सेक्टर पीबीएस बैंक थे उनको विलय करके, मतलब मर्ज करके 4 बड़े बैंकों में बदल दिया। ठीक, 10 बैंकों को 10 पीबीएस बैंकों को मर्ज करके 4 बड़े बैंकों में परिवर्तन कर दिया, जैसे पीएनबी हो गया, यूनियन हो गया। ठीक, तो इन्हीं तरह 4 बैंकों में इन्होंने विलय किया। ठीक, उससे क्या हो गया, जो इनकी परिचालन क्षमता हो गई, जिनकी इफिशियंसी होगी अब बढ़ गई थी। जो पहले 10 बैंकों में होती थी अब 4 बैंकों में होने लगी। तो इससे जो उनकी पूंजी की आधार थी, मतलब जो कमाई का आधार, पूंजी का आधार था, वो बढ़ गई थी। पहले क्या हुआ, पूंजी की आधार बढ़ गई, 10 बैंक थे तो 10 में मान लीजिए 10 ग्राहक ज्यादा थे, तो 100 ग्राहक हुए। थी, तो अभी 4 ग्राहक हो गए, तब क्या होगा, 25-25 ग्राहक जाने लगे कि नहीं जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, बैंकों की जो आधार पूंजी है, ठीक, आधार पूंजी बढ़ गई, इनकी परिचालन दक्षता बढ़ गई थी, परिचालन तो जो इनकी इफिशियंसी थी, कस्टमर इफिशियंसी थी, वो बढ़ गई थी। तो मर्जर ऑफ बैंक से आरबीआई को बहुत फायदा हुआ। इनको इससे क्या हुआ, बैंकों की जो दक्षता थी वो बढ़ गई, बैंकों की पूंजी की आधार बढ़ गई। ठीक, तो बैंक मर्जर ऑफ बैंक को 2017 से 20 में, इसी की 2017 से 2020 के भी 10 बैंक जो पब्लिक बैंक थे उनको 4 बड़े बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया, और इससे क्या हुआ, उनकी पूंजी की आधार बढ़ गई और उनकी परिचालन क्षमता। तो दूसरा था मर्जर ऑफ बैंक। तीसरा कदम क्या उठाया था आरबीआई और भारत सरकार ने, देखिए तीसरा कदम क्या उठाया था, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, जिसके तहत देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को लाया गया था। ठीक, जब 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को लाया गया था वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए। तो इसने क्या किया, 2014 से 2024 तक, ठीक, 2024 तक 50 करोड़ से अधिक बैंकों को ओपन किया। ठीक, ये क्या था, ये जीरो बैलेंस अकाउंट था, जीरो जनधन योजना किया था, 50 करोड़ से ज्यादा बैंकों को इसने ओपन किया। ठीक, 50 करोड़ से ज्यादा इसमें कस्टमर जुड़े, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा का क्या हुआ था, इसमें